वी ऑल नो कि मेमोरी प्लेड अ वेरी बिग रोल इन इवोल्यूशन। इवोल्यूशन एक ऐसी प्रोसेस थी जिसमें कि हम चिम्प से हम एक होमोनिड बने ना। होमोनिड एक मिडिल फॉर्म है ह्यूमंस एंड चिम्प्स के बीच में। सो वी हैड अ कॉमन एंसेस्टर, फिर हम चिम्प से होमोनिड से फिर हम ह्यूमंस बने। और इस प्रोसेस के बीच में हमारा ब्रेन का डेवलपमेंट भी हुआ। और ब्रेन का जो डेवलपमेंट हुआ उसमें वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉग्निटिव प्रोसेस दैट वाज मेमोरी। सो इंट्रोडक्शन, मेमोरी कनेक्ट्स एन इंडिविजुअल्स पास्ट विद प्रेजेंट। मेमोरी एक ऐसा लिंक है आपके पास्ट और प्रेजेंट के बीच में जिसके थ्रू आप ओरिएंटेड रहते हो, राइट। आपने जो चीज़ पास्ट में करी है उस चीज़ की इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में स्टोर हो जाती है और इसी इंफॉर्मेशन के कारण आप प्रेजेंट में वर्क करते हो एंड इवन आप फ्यूचर का भी सोच सकते हो बिकॉज यू हैव मेमोरी। द सेकेंड पॉइंट इज विदाउट मेमोरी द लाइफ एंड ऑल द लाइफ प्रोसेस सीम्स मीनिंगलेस। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इफ यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ मेमोरी ऑफ पास्ट देन you will not have any direction in your life. Everything you did will be a complete waste क्योंकि आपको कुछ याद ही नहीं रहेगा। Third point is memory is an integral part of human survival which is really important. जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, humans in early form, especially Neanderthals and जो आपके उस टाइम पे hominids होते थे, they used symbols for interaction, for language and for communications. So definitely through memory they did many things like making weapons, like communication, because memory is very important for language and it is also important for storing information regarding navigation. It is also important in learning. So all these factors, they were important for survival. The only reason humans have survived for so long is because we have better memory, so we can think better and we can act better. Another point is memory serves as an important database through which humans can identify dangers, learn from past experience, or can approach means to satisfy their needs. So इस पॉइंट से हमको समझ में आता है कि मेमोरी की इंपॉर्टेंस क्या है। मेमोरी के कारण ही हम हमारे डेंजर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। जो भी पास्ट एक्सपीरियंस होता है किसी इंडिविजुअल का, उस पास्ट एक्सपीरियंस के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती है जो कि ऐसे स्टिमुलाई रहते हैं जो कि हार्मफुल रहते हैं, ऐसे एक्सपीरियंस रहते हैं जो कि पेनफुल रहते हैं एंड we need to avoid this stimulation, this process in future, and in that case memory helps us. तो ऐसी जो भी चीज़ें हैं जो कि हमारी पेनफुल हो सकती है, इंजूरियस हो सकती है, जिसके कारण कि हमारा सर्वाइवल जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकता है, वो सब चीज़ों को हम अवॉइड करते हैं थ्रू मेमोरी। देन वी विल सी डेफिनेशन। The memory is a cognitive process to encode, store and retrieve information, जिसमें कि जो इन्फॉर्मेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन पहले हमारे ब्रेन तक जाती है, ठीक है। ब्रेन के अंदर जाने के बाद उस इन्फॉर्मेशन को मीनिंग दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं एनकोडिंग, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। एनकोडिंग होने के बाद ये इन्फॉर्मेशन ब्रेन में स्टोर हो जाती है, ठीक है। वी विल स्टडी हाउ द इन्फॉर्मेशन गेट स्टोर्ड एंड स्टोर होने के बाद आप ये इन्फॉर्मेशन को वापस से रिकॉल कर सकते हैं या फिर रिट्रीव कर सकते हैं। सो मेमोरी इन्वॉल्व्स 3 प्रोसेस basically: encoding, storing and recall or retrieval. So main memory is storage of information that can be recalled when needed. Memory allows information from outside world to enter our mind to give meaning. Through memory हम जो हमारी external information है उसको हम meaning देते हैं, that is memory. मेमोरी आर कलेक्शन ऑफ ट्रेसेस दैट कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस। ट्रेसेस का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जिससे, क्योंकि ढेर सारे ट्रेस मिलकर ही हम एक कंक्लूजन तक पहुँचते हैं। सो वी ऑल नो कि हमारी जो मेमोरी होती है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व रहते हैं, है ना। इन ब्रेन के अंदर जो ट्रेसेस है, जो इन्फॉर्मेशन है, राइट, दिस इन्फॉर्मेशन आर लाइक ट्रेसेस। ट्रेस का मतलब क्लूज। तो जब हम ढेर सारे ट्रेसेस को मर्ज कर लेते हैं तो एक मेमोरी बन जाती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू सी अ रेड एप्पल, राइट, इफ यू सी रेड एप्पल, देन आपका जो रेड कलर है वो इसकी इन्फॉर्मेशन आई से आपके ब्रेन तक जाएगी। द टेस्ट ऑफ द एप्पल, राइट, इट विल गो फ्रॉम फ्रॉम हाइपोग्लॉसल नर्व, टेस्ट बर्ड जो रहते हैं वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक लेकर जाएंगे। देन ऑडिटरी नर्व, ईयर से वापस ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन लेकर जाएंगे, राइट। ऑल्फैक्टरी नर्व, द स्मेल ऑफ एप्पल, ऑल दिस ट्रेसेस, राइट, ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन है जिसको हम ट्रेसेस बोल रहे हैं, ये ट्रेसेस ब्रेन में जाके
मेमोरी बन जाएगी। कैसे बनेगी हम आगे देखेंगे। थ्रू मेमोरी द इन्फॉर्मेशन कैन बी रिकॉल्ड, रिकग्नाइज्ड एंड रीलर्न। और दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। मेमोरी के अंदर अगर आपने किसी चीज़ को मेमोराइज किया है तो उस इन्फॉर्मेशन को आपको रिकॉल करना भी आना चाहिए, यानी कि आप जब चाहो उस चीज़ को याद कर पाओ। रिकग्नाइज, मेमोरी के कारण आप किसी ऑब्जेक्ट को रिकग्नाइज भी कर सकते हो। अगर आपने मेमोराइज किया है, फॉर एग्जाम्पल जो छोटा बच्चा रहता है वो मेमोराइज कर लेता है कि एनिमल्स आर हैविंग 4 legs in general. So when he sees an animal with 4 legs and a tail, the toddler or the preschool kid will recognize that this is an animal. In similar way, अगर छोटा बच्चा किसी बॉल को देखेगा, चाहे वो फुटबॉल हो, है ना, चाहे वो क्रिकेट बॉल हो, बट ही हैज़ लर्न, क्या लर्न किया है छोटे बच्चे ने, क्या मेमोराइज किया है कि एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जो कि हम खेलने के लिए यूज़ करते हैं उसको बॉल बोला जाता है। अब वो जब भी किसी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को देखेगा और किसी बच्चों को खेलते देखेगा उस ऑब्जेक्ट से, तो वो रिकग्नाइज कर लेगा कि दिस इज अ बॉल। एंड थ्रू मेमोरी यू कैन ऑल्सो रीलर्न। ओके, सो जब आप एक लेयर बन जाती है आपकी मेमोरी का, उसके ऊपर आप लेयर बाय लेयर इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चे ने पढ़ा है, प्री स्कूल किड जो होता है उसको पता रहता है कि डॉग जो होता है इज हैविंग 4 legs, राइट। लेकिन उसको ये भी पता होना चाहिए कि कैट्स भी होती है, राइट, एंड कैट्स कैन ऑल्सो हैव 4 legs, बट दे बोथ आर एनिमल्स। नाउ अगर आप इसमें और लेयर ऐड कर दो, सो ये भी समझ सकता है कि और भी एनिमल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल काउस, उनके भी 4 legs होते हैं एंड दे आर ऑल्सो एनिमल्स। मंकीज, दे आर ऑल्सो एनिमल्स। सो लेयर बाय लेयर इन्फॉर्मेशन ऐड हो रही है एंड मेमोरी ऑल्सो हेल्प्स टू रीलर्न दोस फैक्ट। मेमोरी से आप किसी चीज़ को लर्न भी करते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ चाइल्ड लर्न्स ABCD, राइट, ही इज लर्निंग फैक्ट्स। तो ये फैक्ट जब वो लर्न करेगा तो बाद में यही A फॉर एप्पल वो लिखेगा, B फॉर बॉल वो बच्चा लिखेगा। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ABCD पढ़ के वो वहीं पर रुक जाएगा। थ्रू मेमोरी वो बहुत सारी चीज़ें लर्न करेगा इन फ्यूचर। सो इन जनरल व्हाट आई वांट टू से दैट मेमोरी प्रोवाइड्स स्कोप फॉर लर्निंग, and if you don't have a good memory, if your child is having a defect where his memory is not functioning properly, then he will also have problem in learning. So it is very important to have good memory if you want to learn quickly. So that was all about definition. Now we will see the types of memory. So there is first sensory memory, then second you have short-term memory, and third you have long-term memory. Now in sensory memory, the name itself suggests there are many senses like vision, hearing, taste, touch, pressure, pain, olfaction, which is also known as smell. So all this sensory information makes your sensory memory. In हिंदी मैं सीधे से आपको बता दूं, जो भी आपके सेंसरी ऑर्गन्स हैं उनसे भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है और कलेक्ट होकर किधर जाती है सारी इन्फॉर्मेशन, ब्रेन तक। ये जो प्रोसेस है, ये जो इन्फॉर्मेशन गई, दिस इन्फॉर्मेशन गोज इन द फॉर्म ऑफ सेंसरी मेमोरी। नाउ सेकेंड शॉर्ट टर्म मेमोरी, जब एक बार ब्रेन तक ये इन्फॉर्मेशन चले जाती है, राइट, वंस दिस इन्फॉर्मेशन गोज टू द ब्रेन, तो एनकोडिंग होती है। सेंसरी मेमोरी को हम कन्वर्ट करते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी में थ्रू एनकोडिंग। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू सी एन एप्पल, अ चाइल्ड सीज एन एप्पल, तो जब उसको ये चीज़ समझ में आ गई, कैसे समझ में आया होगा उसको कि एप्पल है, उसने देखा होगा कि पहले तो उसका कलर रेड है, एक लीफ है ग्रीन कलर की, है ना, इट लुक्स लाइक एन एप्पल। तो जब वो उस कंक्लूजन पे पहुंच गया कि रेड कलर, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट एंड लीव्स, तो इस प्रोसेस को हम एनकोडिंग बोलते हैं। जब हम जो सेंसरी मेमोरी है, राइट, उसने आइज से देखा, हैंड से टच किया होगा, टेस्ट भी किया होगा, सो ऑल दिस इन्फॉर्मेशन अबाउट एप्पल गोज टू ब्रेन, और ब्रेन के अंदर एक मीनिंग दिया जाता है इस इन्फॉर्मेशन को, जिसको हम बोलते हैं एनकोडिंग। सो ऑल द सेंसरी इन्फॉर्मेशन इज कलेक्टेड एंड इज गिवन मीनिंग थ्रू एनकोडिंग। फिर एनकोडिंग के बाद क्या होता है, ये दो ऑप्शन है, या तो हम इसको परमानेंट मेमोरी बना दें, लॉन्ग टर्म मेमोरी बना दें, उसके लिए क्या करना पड़ता है हमको, या तो रिहर्सल करनी पड़ेगी, बार बार उस चीज़ को क्या करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, या तो हमारी एनकोडिंग इतनी अच्छी हुई है, या फिर वो जो एक्सपीरियंस है वो इतना विसरल है, इतना इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस होता है, आप चाहते हुए नहीं भुला सकते। तो कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली वो चीज़ ऑटोमेटिकली लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इन जनरल जो सेंसरी मेमोरी होती है, दिस मेमोरी आर वेरी स्मॉल, इन शॉर्ट टर्म मेमोरी स्पेस लेस देन 1 मिनट, एंड जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है वो इन जनरल परमानेंट होती है। नाउ वी विल सी टाइप्स ऑफ मेमोरी। और मेरी आप बात बहुत ध्यान से सुनना, इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। जो आप पिक्चर में देख रहे हैं, नोसिसेप्टिव, हैप्टिक, ये जो दोनों मेमोरी है, या फिर आप ये जितनी भी आप ये मैं सर्कल कर देता हूँ, ये सब सेंसरी मेमोरी के टाइप्स हैं। दिस ऑल आर पार्ट ऑफ सेंसरी मेमोरीज। नाउ अब आपको कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या होता है सर, ये हैप्टिक क्या है, नोसिसेप्टिव क्या है, तो आई विल वेरी इजीली एक्सप्लेन। सो द फर्स्ट थिंग यू नीड टू नो इज दैट आपका स्किन भी एक सेंस ऑर्गन है, और स्किन के अंदर आपका पेन का सेंसेशन एंड टच का सेंसेशन, राइट। तो what we mean by nociceptive and haptic memory is that
Nociceptive memory refers to pain memory and haptic memory refers to touch memory. तो अगर मैं आपको बोल रहा हूँ nociceptive memory, तो ये मेमोरी पेन से रिलेटेड है और हैप्टिक मेमोरी टच से रिलेटेड है. Similarly, iconic memory, as you can see, it is related to vision, eyes. Echoic memory, it is related to hearing, ear. Olfactory memory is related to smell, that is nose. And muscular memory is related to skeletal muscles. It is very important, not just any muscles but skeletal muscles. जो आपकी मूवमेंट होती है, साइकिलिंग करते हैं आप टाइपिंग करते हैं, ऑल दिस मूवमेंट्स, ये जो मूवमेंट्स होते हैं इसकी भी एक मेमोरी होती है जिसको हम मोटर मेमोरी बोलते हैं. सो ऑल दिस मेमोरी कम्स इन सेंसरी मेमोरी. So as you can see, in sensory memory, the information is collected from sensory organs and given to brain via sensory nerves, and sensory memory is shorter than 1 second. Now we will see short term memory. तो ये जो sensory memory है, ठीक है, it is very important because most of this is, you can say, subconscious and unconscious. So sensory memory को आप through attention ही short term memory में convert कर सकते हैं. Without attention, you cannot convert sensory memory into short. Without attention, you cannot convert sensory memory into short-term memory. Short-term memory आपकी functional memory है, ठीक है, ये आपके प्रेजेंट में काम करती है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको किसी नंबर बोलूँगा, फॉर एग्जाम्पल 997776042866, किसी का फ़ोन नंबर हो सकता है, तो ये फ़ोन नंबर आपको अगर मैंने अभी बोला है तो आप 15 सेकंड तक इसको याद कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकंड तक, और अगर आप एक्टिव रिकॉल करेंगे तो कुछ मिनट तक. पर अगर मैं आपको बोलूँ ये नंबर आप बस एक बार देखो और फिर मैं आपको दूसरा टास्क दे दूँ और आपसे 1 मिनट के बाद वापस ये नंबर को रिकॉल करने के लिए, तो आप नंबर रिकॉल नहीं कर पाएंगे क्योंकि शॉर्ट टर्म मेमोरी से वो इन्फॉर्मेशन आपने फॉरगेट कर दी. लेकिन अगर मैं बोलूँ कि ये जो मैंने नंबर आपको बोला, इस नंबर को आप बार बार पढ़ो, बार बार आप ओरली बोलो, तो हो सकता है कि बार बार रिहर्सल करने से वो नंबर आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी तक जा सकता है. तो शॉर्ट टर्म मेमोरी आपकी एक फंक्शनल मेमोरी होती है जो कि 1 मिनट से भी कम होती है. और शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए अटेंशन बहुत ज़रूरी होता है. विदाउट अटेंशन यू कैन नॉट कन्वर्ट सेंसरी मेमोरी इनटू शॉर्ट टर्म मेमोरी. फिर हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी की. तो लॉन्ग टर्म मेमोरी को हम कैसे बनाते हैं? जब शॉर्ट टर्म मेमोरी को हम एनकोड करते हैं, ठीक है, तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाती है. जब हम शॉर्ट टर्म मेमोरी को एनकोड करते हैं थ्रू लर्निंग, थ्रू एनकोडिंग, थ्रू रिहर्सल, थ्रू प्रैक्टिस, और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं. तो जब ये सब मेथड्स लगाकर हम शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट कर देते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एनकोडिंग. और जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होता है वो कॉन्क्रीट होता है, बहुत लंबे समय तक रहता है. इट कैन लास्ट लाइफ टाइम. द ड्यूरेशन ऑफ मेमोरी डिपेंड्स ऑन इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंस टू द इंडिविजुअल. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप कौन सी मेमोरी स्टोर करते हो ये डिपेंड करता है कि आपने इन्फॉर्मेशन को कितनी तवज्जो दी है, कितनी इंपॉर्टेंस दी है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ 997760, इसको याद करिए, तो शायद आप इतने अच्छे से याद नहीं कर पाएंगे. लेकिन अगर मैं बोलूँ कि ये नंबर लॉटरी नंबर है तो आप इस नंबर को रट डालेंगे, कभी जीवन में नहीं भूलेंगे. तो सेम नंबर इज सेम 997762, बट जो रेलेवेंस है इस नंबर का, किस कंटेक्स्ट में हम इस नंबर की बात कर रहे हैं. अगर मैं बोलूँ लॉटरी का नंबर है जिससे आपको 1 लाख रुपये मिल सकते हैं, तो ये नंबर आप फिर कभी नहीं भूलोगे, आप ऐसी प्रैक्टिस करोगे, ऐसा रट डालोगे इस नंबर को. सो लॉन्ग टर्म मेमोरी डिपेंड्स ऑन इन्फॉर्मेशन. इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ इनकोडिंग, कि हमने इन्फॉर्मेशन को एनकोड कैसे किया है. मेथड्स ऑफ लर्निंग प्रोसेस, हमने किस लर्निंग प्रोसेस से हमने मेमोराइज किया है, हमने क्या एसोसिएशन बनाया है इन्फॉर्मेशन के साथ, और क्या क्या फैक्टर्स उस टाइम पे इन्वॉल्व थे जब हमारा मेमोरी फॉर्मेशन चल रहा था. फॉर एग्जांपल अगर कोई इंडिविजुअल है और उसको एक अच्छा टीचर मिल गया है और वो अच्छा टीचर उसको अच्छे से सिखा रहा है. फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी बच्चे को सिखाऊं ए फॉर एप्पल, सो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू लर्न. पर अगर मैं उसको दिखाऊं ए और फिर उसको उसके हाथ में दूँ एक एप्पल और फिर उसको बोलूँ ये जो ए है अल्फ़ाबेट, राइट, इसी ए से आपका एप्पल की जो फर्स्ट वर्ड है वो स्टार्ट होता है, फर्स्ट अल्फ़ाबेट स्टार्ट होता है. सो इट विल बी ईजियर फॉर हिम टू लर्न. सिमिलर वे में अगर हम देखें तो आप जब गाड़ी चलाते हैं ना, तो जब तक आप गाड़ी पे बैठते नहीं हैं, जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करते हैं क्लच ब्रेक एक्सीलरेटर, तब तक आपकी मेमोरी नहीं बनती उस गाड़ी को लेकर, है ना. वो होता है ना क्रिकेट मैच, हम जब मैदान में देखते हैं तो उसकी मेमोरी हमको सब याद रहता है, लेकिन टीवी पे देखते तो इतना याद नहीं रहता. सो टाइप ऑफ एनकोडिंग का फ़र्क आ जाता है, मेथड ऑफ लर्निंग प्रोसेस का फ़र्क आ जाता है, एसोसिएशन का भी फ़र्क आ जाता है. कई बच्चे लोग रटते हैं यानी कि आप कोई एसोसिएशन नहीं बनाते. एसोसिएशन का मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप किसी चीज़ से एसोसिएट करके उसको मीनिंग दे रहे हैं. और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर कंसेप्ट को समझने के लिए आपको एसोसिएशन बनाना रहता है. क्यों टीचर्स बोलते हैं कि आप रटो मत, समझो. समझने का मतलब क्या है? अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है कि आपने किसी कंसेप्ट या फिर किसी ऑब्जेक्ट को
क्या दे दिया है, मीनिंग दे दिया है, राइट। और अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को मीनिंग दे दिया है तो जो मीनिंग है वो हमेशा आपके ब्रेन में स्टोर रहता है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फॉरगेट। इसलिए कई बच्चे हिंदी में आंसर कर पाते हैं, इंग्लिश में अच्छे से आंसर नहीं कर पाते, क्योंकि इंग्लिश में वो एसोसिएशन नहीं बना पाते, उनके पास वर्ड्स ही नहीं है एसोसिएशन बनाने के लिए, उनके पास ग्रामर ही इतनी अच्छी नहीं है कि बच्चे एसोसिएशन बना पाए। एंड इंडिविजुअल फैक्टर भी हो सकता है मेमोरी के ऊपर। कई बच्चों की मेमोरी अच्छी होती है, जेनेटिक अच्छा ब्रेन डेवलपमेंट हुआ है, अच्छी कॉग्निटिव प्रोसेस यूज़ हुई है थ्रू डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो ऑफकोर्स मेमोरी भी बच्चे की अच्छी ही रहेगी। और जो लॉन्ग टर्म मेमोरी रहता है वो बहुत लार्ज पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन को क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। जो आप एग्जाम में लिखते हैं वो लॉन्ग टर्म मेमोरी से ही लिखते हैं, ठीक है। वो अलग बात है कि आप भूल जाते हैं, लेकिन इन जनरल लॉन्ग टर्म मेमोरी ही आपकी 80% ऑफ जो मेमोरी है ब्रेन में आपकी, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी ही रहती है, ठीक है। मेमोरी जो कि एक सब टाइप है शॉर्ट टर्म मेमोरी का। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर आपकी वर्किंग मेमोरी आती है, जिसको हम फंक्शनल मेमोरी भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कैसा मैथ समझ दूँ यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल 2+2+2+3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो अब आप क्या करेंगे, ये नंबर्स को आप देखेंगे और इन सबको आप ऐड करोगे और एक कंक्लूजन तक पहुँचोगे। तो ये जो आपने भी नंबर याद करे 2 2 2 3, एडिशन एडिशन एडिशन, ये सारा जो कंसेप्ट चल रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ चल रही है, तो वो वर्किंग मेमोरी में चल रही है। तो जो वर्किंग मेमोरी होता है वो एक टाइप का शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है। तो इन जनरल हम बोल सकते हैं, डिफरेंस है थोड़ा सा, डिफरेंस ये है कि जब आपकी सेंसरी मेमोरी, ध्यान से सुनना बच्चों, जब आपकी सेंसरी मेमोरी शॉर्ट टर्म मेमोरी में कन्वर्ट होती है, उसके बाद वो लॉन्ग टर्म मेमोरी बन जाती है, बराबर। तो ये प्रोसेस अलग हो गई। लेकिन अगर आप प्रेजेंट में वापस लॉन्ग टर्म मेमोरी को शॉर्ट टर्म मेमोरी में लाते हैं, तो ये जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है इसको आप बोलेंगे वर्किंग मेमोरी, क्योंकि इसको समझने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप अभी लेक्चर पढ़ रहे हैं, तो लेक्चर के अंदर आपकी जो आइज़ है और आपकी जो ईयर है उससे इन्फॉर्मेशन आपकी ब्रेन तक जा रही है और इन्फॉर्मेशन शॉर्ट टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो रही है, और ये शॉर्ट टर्म मेमोरी आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी कन्वर्ट हो रही होगी। लेकिन अगर आप ये सब पढ़ने के बाद अगर आप रिवाइज करेंगे कि आपने क्या पढ़ा, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी से आप शॉर्ट टर्म मेमोरी की तरफ वापस आएंगे, मगर ये जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है इसको हम वर्किंग मेमोरी बोलेंगे। तो जो वर्किंग मेमोरी है वो भी एक टाइप की शॉर्ट टर्म मेमोरी ही है, लेकिन वर्किंग मेमोरी आपके कॉन्शियस रहती है, आप कॉन्शियसली क्या करते हैं, उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं, ठीक है, किसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए। जो वर्किंग मेमोरी है इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रेजेंट एक्टिविटीज़, सो इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। देन आपका आता है थर्ड टाइप ऑफ मेमोरी, जो कि है लॉन्ग टर्म मेमोरी। दिस इज योर लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो हमने 3 टाइप्स पढ़े, सेंसरी मेमोरी फर्स्ट, शॉर्ट टर्म मेमोरी सेकंड, एंड थर्ड इज लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब हम देखेंगे लॉन्ग टर्म मेमोरी के क्लासिफिकेशन। बेसिकली 2 क्लासिफिकेशन होते हैं, एक होता है आपका इम्प्लिसिट और एक होता है आपका एक्सप्लिसिट। As you can see here, this is the classification of memory. सेंसरी मेमोरी में डिस्कस कर लिया, शॉर्ट टर्म मेमोरी में हमने डिस्कस कर लिया। नाउ वी आर डिस्कसिंग लॉन्ग टर्म मेमोरी, और लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर हम देखेंगे एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। सो लेट मी स्टार्ट। दिस इज योर लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर आपके 2 टाइप्स होते हैं एंड दे आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। जो पहला है वो है आपका एक्सप्लिसिट, और जो दूसरा है वो है आपका इम्प्लिसिट। तो पहले तो आप इन वर्ड्स का मतलब समझिए। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है, मुझे बात बड़ी ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है वॉलंटरी, राइट, कॉन्शियस। इसका मतलब होता है वॉलंटरी एंड कॉन्शियस, ठीक है। और ये जो है ये आपको, क्योंकि एक्सप्लिसिट है, ये एक्सटर्नल है, दिस ऑल थिंग्स आर एक्सटर्नल। तो इसमें आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, राइट, या फिर आप जो भी चीज़ एक्सपीरियंस करके मेमोरी बना रहे हैं, ये सब आपका कहाँ अराइज हो रहा है, एक्सटर्नली। सो यू हैव 2 क्लासिफिकेशन ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। और जो इम्प्लिसिट है वो अनकॉन्शियस होता है। ये सब आपका जो प्रोसेस है ये इनवॉलंटरी रहता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि एक्सप्लिसिट है वो वॉलंटरी होता है, कॉन्शियस होता है, और जो इम्प्लिसिट है वो अनकॉन्शियस होता है और इनवॉलंटरी होता है, ठीक है। तो हमने पहले पढ़ा था एक्सप्लिसिट। तो एक्सप्लिसिट के अंदर आपको 2 सब टाइप्स और मिलते हैं, ठीक है। पहला सब टाइप जो आपका सिमेंटिक। तो सब टाइप ऑफ एक्सप्लिसिट मेमोरी सिमेंटिक। सिमेंटिक मेमोरी का मतलब होता है ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि फैक्ट्स हैं, जो कि ट्रुथ है, राइट। फॉर एग्जांपल आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपके पापा का नाम, आपके गाँव का नाम, राइट, आप किस कास्ट को बिलोंग करते हैं, राइट, आपने जो पढ़ाई करी है, आपने जो भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया है,
आपने पढ़ा होगा कि हार्ट में इतने सारे चैम्बर्स होते हैं, ये वेंट्रिकल, वो सब जितनी भी इन्फॉर्मेशन है जो आपने कलेक्ट करी है, राइट, इन द फॉर्म ऑफ डेटा, इन सब इन्फॉर्मेशन को हम बोलते हैं सिमेंटिक मेमोरी। देन आपका आता है एपिसोडिक मेमोरी। एपिसोडिक मेमोरी के अंदर आपकी जो मेमोरी है वो किसी इवेंट से रिलेटेड रहेगी, किसी सिचुएशन से रिलेटेड रहेगी। फॉर एग्जाम्पल कुछ मोमेंट्स ऐसे होंगे आपकी लाइफ के जो आपको हमेशा याद रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल जब आपने कहीं पर फर्स्ट ट्रॉफी जीती होगी, आप कहीं पर फर्स्ट आए होंगे, कोई आपने अवार्ड जीता होगा, तो वो मेमोरी जो है वो एपिसोडिक मेमोरी होती है। तो एक्सप्लिसिट मेमोरी के दो टाइप्स होते हैं, सिमेंटिक एंड एपिसोडिक। अब हम बात करते हैं इम्प्लिसिट मेमोरी की। जैसे कि हमने पढ़ा था, इम्प्लिसिट मेमोरी हमारी अनकॉन्शियस होती है। फॉर एग्जाम्पल प्लेइंग गिटार। अब कुछ लोग बोल सकते हैं कि गिटार तो कोई और सिखाता है, तो इट इज़ राइट, गिटार कोई और सिखाता है, मगर आप बजाना अपने आप सीखते हैं ऑटोमेटिकली। जस्ट लाइक व्हेन यू राइड अ बाइक, जब आप गाड़ी चलाना सीखते हैं तो स्टार्टिंग में आपको एक्सप्लिसिट इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगी, आपको बताया जाएगा, आपको सिमेंटिक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि क्लच कहाँ होता है, ब्रेक कहाँ होता है। मगर जब आप गाड़ी चलाना लगेंगे या फिर जब आप गिटार प्ले करने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली अनकॉन्शियसली एंड सबकॉन्शियसली क्या होगा, आपकी मेमोरी बनती जाएगी। और फिर आप बिना किसी कॉन्शियस एफर्ट के, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमने इम्प्लिसिट को अनकॉन्शियस इसलिए बोला क्योंकि ये जो प्रोसेस है, इस मेमोरी को आप अनकॉन्शियस लेवल पे आप परफॉर्म कर सकते हैं। जो लोग गिटार परफेक्टली बजाते हैं वो आँख बंद करके गिटार बजा सकते हैं, तो उनके कान में अगर आप हेडफोन लगा दोगे तब भी उनको पता है कि वो सही नोट बजा रहे हैं गिटार के। सेम विथ जो टू व्हीलर है, जो लोग टू व्हीलर सीखते हैं स्टार्टिंग में उनको तकलीफ होती है, स्टार्टिंग में वो सिमेंटिक मेमोरी लेते हैं, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, जो उनकी इम्प्लिसिट मेमोरी है वो बन जाती है, तो बिना किसी हेल्प के उनको फिर नहीं देखना पड़ता इधर उधर, उनको ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ता, वो गाड़ी चलाते चलाते बात भी कर सकते हैं। तो दिस काइंड ऑफ मेमोरी कम्स इन इम्प्लिसिट मेमोरी, और इस टाइप की मेमोरी को हम बोलते हैं प्रोसीजरल मेमोरी। एंड जो सेकेंड टाइप है इम्प्लिसिट मेमोरी का, वो है आपका इमोशनल मेमोरी। तो इमोशनल मेमोरी रेफर्स टू मेमोरी रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट, पर जो मेमोरी है वो इमोशनल है, आपको इमोशनल रिस्पॉन्स शो करेगी। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग होते हैं उनको डॉग्स पसंद होते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं उनको डॉग्स पसंद नहीं होते। सो डॉग तो सिमिलर है, लेकिन पर्सन के लिए इमोशनल रिस्पॉन्स अलग हो सकता है क्योंकि उनकी जो इमोशनल मेमोरी है वो उस ऑब्जेक्ट को लेकर अलग है। फॉर एग्जाम्पल, इससे भी अच्छा आपका एग्जाम्पल दूंगा, कई लोगों को झूला झूलना पसंद है, कई लोगों को झूला झूलना पसंद नहीं है। जिन लोगों को पसंद है झूला झूलना, उनमें कौन सा इमोशन राइज होगा, एक्साइटमेंट का। और जिन लोगों को झूला झूलना पसंद नहीं है, उनमें कौन सा इमोशन राइज होगा, फियर का। तो एक तरफ आपका पॉजिटिव स्पेक्ट्रम है और दूसरी तरफ आपका एक नेगेटिव स्पेक्ट्रम है। तो सिमिलर ऑब्जेक्ट है, एक ही सिचुएशन है, एक ही ऑब्जेक्ट है, एक ही स्टिमुलाई है, मगर दोनों में आपका इमोशनल रिस्पॉन्स क्या है, अलग है। यानी कि दोनों केसेस में आपकी इमोशनल मेमोरी अलग है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। एक्सप्लिसिट मेमोरी के अंदर आपकी सिमेंटिक मेमोरी और एपिसोडिक मेमोरी आती है। सिमेंटिक मेमोरी के अंदर आपके फैक्ट्स आते हैं, एपिसोडिक मेमोरी किसी सिचुएशन या वहीं अगर हम बात करते हैं इम्प्लिसिट मेमोरी की, तो इम्प्लिसिट मेमोरी अनकॉन्शियस होती है, इनवॉलंटरी रहती है, जिसमें ये आता है कि एक सबसे पहले आता है आपका प्रोसीजरल मेमोरी। प्रोसीजरल मेमोरी के अंदर आप ऐसी स्किल्स सीखते हैं, ऐसी हॉबीज सीखते हैं जो कि आफ्टर लर्निंग दे बिकम्स इनवॉलंटरी, दे बिकम यू कैन परफॉर्म दिस एक्टिविटी अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली यू कैन से। तो ऐसी मेमोरीज आती है प्रोसीजरल मेमोरी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल राइडिंग अ बाइक, ड्राइविंग अ कार, ड्राइंग, पेंटिंग, राइट, मेहंदी बनाना, सिलाई करना, इवन यू कैन से जो आपका वॉकिंग है, राइट, रनिंग है, आप जो भी मोटर मूवमेंट्स कर रहे हैं वो सारा मूवमेंट एक टाइप का प्रोसीजरल मेमोरी ही है। देन आया था आपका इमोशनल मेमोरी। इमोशनल मेमोरी से आपका ये तात्पर्य है कि किसी स्टिमुलाई को लेकर, स्टिमुलाई का मतलब है ऐसी चीज़ जिससे आप कुछ रिस्पॉन्स जनरेट करें। तो हो सकता है कि किसी स्टिमुलाई को देखकर आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स हो या फिर नेगेटिव रिस्पॉन्स हो। तो इससे ये तात्पर्य आता है कि किसी ऑब्जेक्ट को लेकर आपकी मेमोरी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। यानी कि कोई सा ऑब्जेक्ट आपका नेगेटिव मेमोरी भी अराइज कर सकता है और पॉजिटिव मेमोरी भी। एज यू कैन सी हियर इन इम्प्लिसिट मेमोरी, दीज आर अनकॉन्शियस मेमोरी रिलेटेड टू पास्ट एक्सपीरियंस एंड लर्निंग। प्रोसीजरल मेमोरी के अंदर आपका मोटर स्केलेटल मसल एक्टिविटी आएगा, क्योंकि मोटर मेमोरी से ही आप प्रोसीजरल एक्टिविटी कर पाएंगे। इमोशनल मेमोरी के अंदर आपका, मैं भी से बता देता हूँ कौन सा ब्रेन का पार्ट इन्वॉल्व रहता है, एमिगडेला। इसको याद रखना हमेशा। ब्रेन के अंदर एक पार्ट होता है लिम्बिक सिस्टम, ब्रेन के अंदर एक लिम्बिक सिस्टम होता है, लिम्बिक सिस्टम के अंदर एमिगडाला होता है, और एमिगडाला इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इमोशनल मेमोरी। आप नर्वस सिस्टम में पढ़ सकते हैं एमिगडाला कहाँ पे प्रेजेंट है ब्रेन के अंदर, बट आई एम जस्ट टेलिंग कि जो एमिगडाला इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इमोशनल मेमोरी। और जो आपका मोटर स्केलेटल एक्टिविटीज होती है, मोटर मेमोरी होती है, ये मेमोरी के लिए आपका सेरेब्रम, सेरेब्रम के अंदर भी आपका फ्रंटल कॉर्टेक्स रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड कुछ पार्ट आपका सेरेबेलम का भी इन्वॉल्व होता है। नाउ कमिंग टू एक्सप्लिसिट मेमोरी।
ये हमारा कॉन्शियस मेमोरी होती है, और इसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हम वॉलंटरी लर्न करते हैं। एपिसोडिक मेमोरी के अंदर आप किसी इवेंट या फिर किसी सिचुएशन रिलेटेड जो भी आपने उस दिन एक्सपीरियंस किया था उन सबको आप ऑर्डरली बता सकते हैं। देन सिमेंटिक मेमोरी के अंदर आपके फैक्ट्स रहते हैं और इन्फॉर्मेशन ऐसी आती है जो कि आपसे रिलेटेड भी हो सकती है, किसी और से भी रिलेटेड हो सकती है, मगर ये इन्फॉर्मेशन फैक्चुअल होती है, ट्रूथ होती है, और ये इन्फॉर्मेशन जो है उसको बुलाना बड़ा मुश्किल होता है। लेक्चर से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे आप हर दिन हर टाइप की मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं। हमने जो इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट मेमोरी किया, यू यूज़ बोथ टाइप ऑफ मेमोरी स्केल। सपोज करो अगर आपको एक क्वेश्चन मिलता है, आपको टीचर बोलता है कि आपको ऐसे लिखना है, बेस्ट मोमेंट के ऊपर, आपकी लाइफ का बेस्ट मोमेंट क्या था उसके ऊपर आपको एक ऐसे टाइप करना है आपके लैपटॉप के ऊपर, तो यू विल यूज़ वो इम्प्लिसिट मेमोरी एंड एक्सप्लिसिट मेमोरी, उन दोनों के आप दोनों सब टाइप्स यूज़ करोगे। कैसे यूज़ करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आप सोचोगे, राइट, सबसे पहले आप सोचोगे आपके बेस्ट मोमेंट के बारे में कि आपका बेस्ट मोमेंट क्या था। तो आप यूज़ करोगे एपिसोडिक मेमोरी, राइट, क्योंकि आप याद करेंगे कि आपका बेस्ट मोमेंट कौन सा था, राइट, आपने उस दिन क्या किया था, आप किसके साथ गए थे, है ना, आपने उस दिन क्या क्या एंजॉय किया था। एक ऑर्डरली सीक्वेंस में आप क्या करेंगे, उस चीज़ को याद करेंगे। उसके बाद आप ये भी याद करेंगे कि उस दिन डेट कौन सी थी, कौन कौन से पर्सन इन्वॉल्व थे, राइट, आप कौन सी जगह घूमने गए थे, राइट, उस जगह का नाम क्या था। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये सारी इन्फॉर्मेशन किसके अंदर आती है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आती है आपके सेमेंटिक मेमोरी के अंदर। तो इन जनरल आपने देख लीजिए, आपने एपिसोडिक मेमोरी भी यूज़ कर ली और आपने सेमेंटिक मेमोरी भी यूज़ कर ली, यानी कि आपने एक्सप्लिसिट मेमोरी यूज़ कर ली दोनों। और उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप टाइप करेंगे थ्रू योर हैंड्स। और हम सब जानते हैं कि अगर आप कॉलेज स्टूडेंट तो ऑलरेडी आपकी मसल मेमोरी डेवलप है, ऑलरेडी आपकी मोटर मेमोरी डेवलप्ड है। तो जो आपकी स्किल्स है टाइपिंग की वो भी डेवलप हो चुकी है, यानी कि यहाँ पे आप यूज़ करेंगे प्रोसीजरल मेमोरी टाइपिंग करने के लिए विदाउट सीइंग एट द कीबोर्ड। आपका जो आइज़ है वो तो स्क्रीन के ऊपर फिक्सेटेड रहेगा, मगर आपका जो हैंड है उससे आप टाइप करेंगे। तो ये जो टाइपिंग स्किल्स होती है, राइट, दिस कम अंदर प्रोसीजरल मेमोरी, क्योंकि आपके ब्रेन के अंदर ये स्किल आप लर्न कर चुके हैं। और जब आप ये सब याद कर रहे हैं, एपिसोडिक मेमोरी आप जब याद कर रहे हैं, तो आपके माइंड के अंदर एक इमोशनल रिस्पॉन्स तो आएगा, जिसमें कि आप समझेंगे कि उस दिन आपने कितना एंजॉय किया था, आपको अच्छा लगेगा टाइप करते करते। यू विल फील अ काइंड ऑफ प्लेजर, यू विल फील अ काइंड ऑफ पॉजिटिविटी, राइट। तो ये जो पॉजिटिव इमोशन अराइज हुआ, इसकी मेमोरी भी तो आपके माइंड के अंदर है, तो इससे आपकी इमोशनल मेमोरी भी जनरेट होगी। तो इन जनरल अगर हम देखें तो आपकी प्रोसीजर मेमोरी भी जनरेट होगी और इमोशनल मेमोरी भी जनरेट होगी। सो वी कैन से कि आपकी इम्प्लिसिट मेमोरी का भी आपने यूज़ किया। सो हियर एग्जाम्पल यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि जब आप किसी एपिसोड को याद करते हैं, किसी इवेंट को याद करते हैं, तो उस इवेंट के अंदर जब आप डेट याद करते हैं, पर्सन याद करते हैं, उस प्लेस का नाम याद करते हैं, तो आप एक्सप्लिसिट मेमोरी को यूज़ करते हैं। और जब आप इस मेमोरी को याद करते हैं तो आपके अंदर एक इमोशनल फीलिंग भी तो जनरेट होगी, और ये जो इमोशनल मेमोरी है आपके अंदर स्टोर है ना, उस इवेंट से रिलेटेड, उस इवेंट से अटैच्ड, इस इवेंट से अटैच्ड आपकी जो इमोशनल मेमोरी है वो भी क्या हो जाएगी, ट्रिगर हो जाएगी। सो जस्ट वाइल टाइपिंग an essay about your best memory, you can generate or you use basically implicit memory and explicit memory. अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि मेमोरी स्पैन का मतलब होता है कि आपकी वर्किंग मेमोरी की कैपेसिटी कितनी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको 10 नंबर बताता हूँ, 10 नंबर दे देता हूँ आपको, किसी भी रैंडम नंबर XYZ, तो आप कितने नंबर याद कर पाएंगे वो डिपेंड करेगा आपके वर्किंग मेमोरी के ऊपर। तो वर्किंग मेमोरी जो है उसको आप प्रेजेंट में यूज़ करते हैं। वर्किंग मेमोरी का काम क्या है, इसको आप प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। It is used to solve problem. अब हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ मेमोरी। तो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि एनकोडिंग के अंदर हम जो इन्फॉर्मेशन रहता है, जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन है, उसको हम शॉर्ट टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है उसको हम सिंबल से सेंड कर सकते हैं, कुछ विजुअल प्रोसेसिंग, ऑडिटरी प्रोसेसिंग के थ्रू, टेक्टाइल प्रोसेसिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, उस इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करते हैं एंग्राम में। अब ये जो एंग्राम है, एंग्राम का मतलब होता है, ठीक है, अब आप मेमोरी को आप ऐसे देख तो नहीं सकते कि ब्रेन के अंदर कहाँ पे स्टोर्ड है स्पेसिफिक, लेकिन हाँ, अगर हम ब्रेन को ऐसे देखें तो जो न्यूरॉन्स की जो एक्टिविटी रहती है,
फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर मेमोरी में कुछ स्पेसिफिक न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं, तो ये जो स्पेसिफिक न्यूरॉन्स एक्टिवेट हुए हैं, हम कहते हैं कि ये न्यूरॉन्स के अंदर ही, या फिर ये न्यूरॉन्स रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, मेमोरी के लिए। तो इन न्यूरोनल सेल्स, क्योंकि न्यूरॉन्स के साथ और भी सेल्स होंगे, तो इन सब सेल्स को हम कलेक्टिवली बोलते हैं एंग्राम्स। सो जो एंग्राम होता है वो यूनिट होता है मेमोरी का ब्रेन के अंदर, ठीक है। सो एनकोडिंग के अंदर हम क्या करते हैं, सेंसरी इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट करते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी में। कैसे कन्वर्ट करते हैं, उन सेंसरी इन्फॉर्मेशन को हम सिंबल्स असाइन कर देते हैं, कुछ विजुअल रिप्रेजेंटेशन असाइन कर देते हैं, है ना, कुछ ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन असाइन कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको आपका फ्रेंड दिखता है, सपोज कोई फ्रेंड नहीं दिखता है, फ्रेंड की आप वॉइस सुनते हो, तो ऑलरेडी आपके अंदर क्या हो जाएगा, ऑडिटिव प्रोसेसिंग हो जाएगा ना, और आप रिलेट करेंगे, आपके पास मेमोरी है, आपके पास मेमोरी है आपके फ्रेंड की वॉइस की, तो क्या होगा, ऑडिटिव प्रोसेसिंग के थ्रू आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये वॉइस जो है वो आपके फ्रेंड की है। सेम वे अगर आप अपने फ्रेंड को देखोगे तो क्या होगा, विजुअल प्रोसेसिंग कर लोगे, है ना। सेम वे टैक्टाइल प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं, है ना। हर किसी का टच अलग होता है, मदर का टच अलग होता है, फादर का टच अलग होता है। देन उसके बाद हम उस इन्फॉर्मेशन को क्या करेंगे, स्टोर कर देंगे। स्टोरेज में हम क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी को हम कन्वर्ट कर देते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी में, और ये जो प्रोसेस होती है वो हमारे हिपोकैम्पस में होती है। एंड जो इमोशनल इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर होती है आपके एमिगडाला में, और जो मोटर मेमोरी है वो स्टोर होती है आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। फिर जो लास्ट प्रोसेस होती है मेमोरी की, वो होती है रिट्रीवल। हमने जो इन्फॉर्मेशन स्टोर करी है उसको हम वापस हमारे कॉन्शियस ब्रेन में लाते हैं, अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी में लाते हैं, एक वर्किंग मेमोरी में लाते हैं, और क्या करते हैं, उस इन्फॉर्मेशन को हम रिकॉल कर देते हैं, रिट्रीव कर देते हैं। जैसे कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, एक सेंसरी इनपुट आया, आपने सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो थी वो कन्वर्ट हो गई शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी के बाद आपने उस इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट कर दिया लॉन्ग टर्म मेमोरी में। दिक्कत ये है कि जो सेंसरी इनपुट आया या फिर सेंसरी इन्फॉर्मेशन बनी, अगर ये वाली प्रोसेस में टेंशन नहीं होगा तो क्या होगा, ये इन्फॉर्मेशन को आप भूल जाओगे, फॉरगेट कर दोगे। सिमिलरली अगर शॉर्ट टर्म मेमोरी को आपने बार बार रिहर्स नहीं करा, रीलर्न नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं किया, करेक्ट मेथड से मेमोराइज नहीं किया, तो आप क्या कर दोगे, भूल जाओगे। एज यू कैन सी इन दिस चार्ट वेरी क्लियरली, जो आपकी इन्फॉर्मेशन आती है वो सेंसरी इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट होती है, लेकिन अगर आपने अटेंशन नहीं दिया तो क्या होगा, वो इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। लेकिन अगर आपने अटेंशन दिया तो ये कन्वर्ट हो जाएगी शॉर्ट टर्म मेमोरी में। अब अगर आपने शॉर्ट टर्म मेमोरी से इसको अच्छे से लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट कर दिया तो परमानेंट वे में इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाएगी। और अगर आपने अच्छे से इनपुट नहीं किया इन्फॉर्मेशन को, आपने गलत तरीके से मेमोराइज किया, तो क्या हो जाएगी, ये इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हो जाएगी, आप फॉरगेट कर जाओगे। और जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है, अगर आपने बहुत समय तक उस इन्फॉर्मेशन को रिकॉल नहीं करा, वापस आपने उस इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव नहीं किया, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी से भी आपकी इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है, फॉरगेट हो सकती है।